हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। और इसमें पढ़ रहे थे हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। अब आगे पढ़ेंगे कि क्या फैक्टर कौन कौन से हैं जिसके द्वारा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस की प्रभावशीलता नापी जाती है। इसका मतलब ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को लोग क्यों अपनाते हैं, उसमें ऐसी क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन को न केवल अडॉप्ट करें बल्कि उसका सम्मान भी करें और वो एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन रहे, लोग उसमें आस्था रखें, जल्दी जल्दी ना बदलें। तो दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन इस पैराग्राफ में बताए हैं। ये कहता है इन मोस्ट कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्पैक्ट document that comprise a number of articles about state, specify how the state is to be constituted and what norm it should be follow। एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक आर्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, और जिसमें यह बताया जाता है कि सरकार कैसे काम करेगी। बट जरूरी नहीं है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो, मतलब लिखा हुआ हो। यूनाइटेड किंगडम यूके, ब्रिटेन जिसे बोलते हैं, उनका संविधान अनरिटन है, मतलब लिखा हुआ नहीं है। बहुत सारे एक्ट हैं, उन एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन का संविधान चलता है, मतलब लिखा हुआ तो है, कंपाइल नहीं है। वहाँ बहुत सारी प्रथाओं के माध्यम से भी शासन चलता है, लिखे हुए जो एक्ट्स हैं उनके माध्यम से भी शासन चलता है, बट कोई संविधान नहीं है, मतलब जैसे हमारे यहाँ एक प्रॉपर संविधान है। अगली बात आती है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसे इफेक्टिव बनाते हैं। सबसे पहला ये दिया हुआ है मोड ऑफ प्रोमुलिगेशन। मोड ऑफ प्रोमुलिगेशन का मतलब होता है आपका संविधान बनाया किसने, ये संविधान कैसे बना। अगर ये संविधान किसी निरंकुश तानाशाह ने या किसी विशेष एक पार्टी ने बना लिया हो या किसी ग्रुप के लोगों ने बना लिया हो और दूसरे ग्रुप को इग्नोर किया हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें एक वर्ग विशेष के हितों का ध्यान रखा होगा। बट जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया है और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लगभग सभी तबके के लोग थे। इसी तरह साउथ अफ्रीका का और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का संविधान बना, ये भी नेशनल मूवमेंट, वहाँ जो स्वतंत्रता आंदोलन थी उसके बाद बना, और वो भी अमेरिका के लोगों ने और साउथ अफ्रीका के लोगों ने बनाया, जिसमें भिन्न भिन्न कैटेगरीज के लोग शामिल थे। तो ये है दिस रेफर टू हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन कम इट्स बीइंग इनटू बीइंग। मोड ऑफ प्रोमुलेगेशन का मतलब होता है कि संविधान कैसे अस्तित्व में आता है। हु क्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है, और हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, और ये अथॉरिटी उन्हें कैसे मिली, कहाँ से मिली कि वो संविधान बनाए। इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे संविधान देशों में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफेक्ट बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और द लीडर हु आर नॉट पॉपुलर एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। बहुत सारे देशों में संविधान जो है वो चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो वो किसी मिलिट्री लीडर के द्वारा बनाया जाता है या ऐसे लोगों द्वारा बना दिया जाता है जिसको जो पॉपुलर नहीं है या लोगों को साथ लेकर नहीं चले। मोस्ट सक्सेसफुल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, वो है इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जैसे अमेरिका का तो 1787 का संविधान है, अभी तक 26 ही संविधान संशोधन हुए हैं। सिर्फ भारत का इसके बाद भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, तो लगभग 70 साल हो चुके हैं, हम लगभग क्या पूरे ही हो चुके हैं। और इस तरह से साउथ अफ्रीका का जैसे 1994 में संविधान बना था, तो 26-27 साल से वो लगातार बढ़िया ढंग से काम कर रहा है। तो ये ऐसे पॉपुलर संविधान हैं जो क्योंकि ये जनता के उन लीडर्स के द्वारा बनाए गए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। नेशनल मूवमेंट के जो नेता थे जिन्होंने अपने देश को आजाद कराया, उनके द्वारा ये बनाया गया था। ऑल्दो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। हमारा देश का संविधान, इसके बारे में बहुत अच्छी बातें फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, वहाँ से सुन लेना आप कि कैसे कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। तो इसका गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को
ये पहली बैठक हुई थी। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे गया है, ये हमने लागू किया था, बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू कर लिया था। तो ये इंडियन संविधान के बनने की कहानी थी। इट ड्रॉन अप बाय द पीपल हु इंजॉयड इमिनेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी। हमारा संविधान क्यों इतने लंबे समय तक चलने वाला है? क्योंकि ये भारत के उन लोगों ने बनाया था जिनको भारत की जनता बहुत पसंद करती थी, लोकप्रिय नेता थे, वो पॉपुलर लीडर थे, हु हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ द वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये उन लोगों द्वारा बनाया गया है जो एक दूसरे से सहमति पर राजी हुए, एक दूसरे से डिबेट की, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिन्होंने एक सोसाइटी में भिन्न भिन्न वर्गों के जो लोग थे उनकी रिस्पेक्ट की। वो लोग ऐसे थे जिन्होंने लोगों को कन्विंस किया, मनाया, सहमति जताई। हमारे देश के संविधान की सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम संविधान बना रहे थे, हमारे संविधान के किसी भी प्रोविजन पर वोटिंग नहीं हुई, क्योंकि वोटिंग से तो क्या है, माहौल खराब हो जाता है, कुछ लोग एक तरफ हो जाते, कुछ। हमने सहमति से और बातचीत से, समझौता करके एक ऐसे संविधान को तैयार करने की कोशिश की जिस पर सब राजी थे, जिस पर सब एग्री थे। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट द ब्रॉड नेशनल कॉन्सेंस एट द टाइम। और जो फाइनल डॉक्यूमेंट बन के आया उससे पता चलता है कि इससे सारा देश सहमत था। मतलब ऐसा संविधान जिस पर हमारे समाज का हर तबका गर्व कर सकता था, हर तबका संतुष्ट था। सबसे बड़ी बात यह है। Some country have subjected their constitution to a full-fledged referendum where all the people vote on the desirability of a constitution। देखो, बहुत अच्छी बात यह है कि कई कंट्री ऐसे हैं कि वो संविधान बना देते हैं, उसके बाद लोगों की रेफरेंडम लेते हैं, मत लेते हैं कि भाई आप क्या इस संविधान पर राजी हो। जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में जब कोई कानून बनाती है संसद, तो कानून बना के उससे पहले लोगों के सामने रखती है कि हम ऐसा कोई कानून बना रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू सच ए रेफरेंडम। बट जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे किसी भी तरह के रेफरेंडम की जरूरत नहीं पड़ी। बट नेवरथलेस कैरिड इनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी बिकॉज इट हैड, क्यों ना ही जनता की रेफरेंडम की जरूरत पड़ी, क्योंकि भारत के लोगों को भारत के संविधान निर्माताओं पर पूरा विश्वास था। ठीक है, कि उनको हमारे जो लीडर हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा संविधान बनाएंगे, क्योंकि सभी जो लीडर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे वो नेशनल मूवमेंट के में पार्टिसिपेट करने वाले भी थे, राष्ट्रीय आंदोलन में सेक्रीफाइस करने वाले थे। Although the constitution itself was not subject to a referendum, the people adopt it as their own by abiding by its provision। कोई भी संविधान में रेफरेंडम कोई जरूरी नहीं होता, लोग अबाइड बाई होते हैं। अबाइड बाई मैंने लोगों का दायित्व होता है कि वो संविधान में दिए गए प्रोविजंस को माने, जैसे हमारे देश के संविधान के लोग, हमारे देश के लोग मानते हैं संविधान को। Therefore, the authority of the people who enact the constitution help determine in part of prospect for the success। तो इस तरह के कि लोग आपके संविधान को क्यों मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो संविधान बनाने वाले हैं वो उनके लोकप्रिय लीडर हैं, या वो ऐसे लोग हैं जो आपको एक बेस्ट संविधान देंगे। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन पर एक डिबेट हुई, कैसे हम पढ़ते हैं। नेपाल में कई बार संविधान बना है, जैसे 1948 से नेपाल में अब तक 1990 तक 5 बार संविधान बना। 1948 में, 51 में, 59 में, 62 में, 1990 में। देखो इतना क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ मोनार्की थी, राजे थे, और साथ साथ में वहाँ एक पंचायत, जैसे संसद होती है तो वहाँ पंचायत है। तो दोनों में पावर के लिए क्या है, क्राइसिस चलते जाते थे। जो राजा था वो अपनी पावर कम करना नहीं चाहता था, राजा अपने अनुसार संविधान बनाना चाहता था। जैसे जैसे लोग उसका विरोध करते, फिर कोई ना कोई परिवर्तन करने के लिए नई संविधान बनाना पड़ता था। बट ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशन वर ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ नेपाल। ये सारे संविधान नेपाल के राजा द्वारा दिए गए, बनाए गए। इन 1990 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस ए मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन, दो द किंग कॉन्स्टिट्यूट टू होल्ड फाइनल पावर इन मैनी रिस्पेक्ट्स।
1990 में क्या हुआ, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मल्टी पार्टी इलेक्शन को परमिशन दी गई, बट इसके साथ साथ जो राजा था उसके पास, उसने पावर नहीं छोड़ी आपने कि मल्टी पार्टी सिस्टम से लोग चुनकर आएंगे और वो पावर में नहीं रहेंगे। उसके बावजूद भी पावर नेपाल के राजा के पास थी। For many years, Nepal was faced with militant political agitation for restructuring the government. लेकिन लंबे समय से जो नेपाल में है वहाँ विरोध चलता रहा कि भारत जैसे देश और पड़ोसी देश भी डेमोक्रेटिक देश बन गए, तो यहाँ मोनार्क क्या कर रहा है। तो वो क्या चाहते थे, द मेन इशू वाज द रोल ऑफ मोनार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। वो चाहते थे कि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो राजा है उसका रोल कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास हो। सम ग्रुप इन नेपाल वांटेड टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की एंड एस्टैब्लिश रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और बहुत सारे लोग नेपाल में चाहते थे कि राजा खत्म हो और उसकी जगह चुनी हुई सरकार शासन करे, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। अदर बिलीव्स दैट इट मे बी यूजफुल टू शिफ्ट टू लिमिटेड मोनार्की विद ए रिड्यूस्ड रोल इन द किंग। कुछ लोग ये चाहते थे कि चाहे किंग बना रहे लेकिन उसके पास पावर कम हो, जैसे ब्रिटेन में है। द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट रेडी टू गिव अप पावर्स। जैसे क्या है, ब्रिटेन के राजा ने तो जैसे ही सिचुएशन देखी उसने पावर को छोड़ दिया, बट वहाँ के राजा, जो नेपाल के राजा, वो पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ही टुक ओवर ऑल पावर इन अक्टूबर 2002। 1990 में कुछ पावर उन्होंने इलेक्टेड पार्टियों को दी थी, बट 2002 में तो सारी पावर अपने हाथ में ले ली। Many political party and organization demanded the formation of a new constitution assembly. The Communist Party of Nepal, जो अब शासन कर रही है, नाम सुना होगा ना, वहाँ के जो केपी ओली प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, थोड़ा सा भारत से नाराज हैं वो। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया, डिमांड की नए कॉन्स्टिट्यूशन की, और बहुत लंबा स्ट्रगल चला। अंत में 2000, और ये पॉपुलर मूवमेंट जो नेपाल में हुआ, पॉपुलर मूवमेंट जिसे बोलते हैं, वो 2005 से शुरू हुआ, 6 तक चलता रहा। 2008 में राजा खत्म हो गए और जो नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। 2015 में फिर उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। उसमें अब कुछ नेता चाहते थे कि वहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, बट अभी जो नेपाल है वह एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, ये नेपाल की कहानी हमने पढ़ी। दूसरा फैक्टर ये है कि हम संविधान को क्यों मानते हैं, उसमें यह है कि सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटेंसिव प्रोविजन, इट इज अ हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजन टू गिव अलोंग विद इट्स प्रोविजन। इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न सोसाइटीज के लोग भिन्न भिन्न सेक्शंस के, भिन्न भिन्न नस्ल के, भिन्न भिन्न धर्म, जातियों, भाषाओं के लोग आपके देश में रहते हैं। संविधान वही है जो इन सभी सेक्शंस में बैलेंस बना के रखे, मतलब किसी को भी ज़्यादा और किसी को भी कम अधिकार ना दें, सभी सेक्शंस उस पर विश्वास कर सके। फॉर इंस्टेंस, अलो परमानेंट मेजोरिटी टू ऑप्रेस माइनॉरिटी ग्रुप विद इन सोसाइटी वुड गिव माइनॉरिटी नो रीजन टू गिव अलोंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि मान लो एक ग्रुप मेजोरिटी में है, मान लो भारत में हिंदू मेजोरिटी में है, तो उसको माइनॉरिटी पे ज़्यादा हक नहीं देने चाहिए, और दूसरी बात, माइनॉरिटी को भी ज़्यादा कुछ मेजोरिटी से ना दिया जाना चाहिए। जैसे साउथ अफ्रीका में गोरी सरकार थी तो मेजोरिटी काले लोगों की थी, बट इसके बावजूद भी वहाँ गोरे लोग शासन करते थे और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। और ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज सम मेंबर ऑफ एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो कुछ के बिना पर दूसरों के अधिकार ना छीन सके, मतलब किसी को विशेषाधिकार ना दे। ठीक है, सभी, चाहे वो सोसाइटी में छोटा ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, सबको समानता मिलनी चाहिए। हर ग्रुप ये फील करे कि वो भी एक इस देश का हिस्सा है, उनकी भी रिस्पेक्ट है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करें। जस्टिस मिले हर नागरिक को, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क और परस्यूइंग बेसिक जस्टिस।
डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, ask yourself this question: what would be the content of some basic rule in the society such as that give everyone a reason to go along with them। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भिन्न भिन्न सेक्शन वाले जो देश हैं वो ऐसा संविधान बनाएं जिस पर सभी देशवासी कम से कम कुछ मामलों में मतलब सहमत हों। मतलब ऐसा संविधान बनाना जिसमें एक देश में कि जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हों उस देश में, और वो सारे सेक्शन किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न पर सहमत हो जाए। तो ये एक चुनौती होती है, बट भारत के संविधान निर्माताओं ने इस चुनौती को मतलब बहुत अच्छे तरीके से लिया और भारत के संविधान में ऐसी कोशिश की गई कि भारत का हर नागरिक संतुष्ट हो। दूसरी बात, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का मतलब है कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, मान लो राजा के पास पावर है और राजा क्या होता है, गवर्नमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव। तो वो एग्जीक्यूटिव जो है अपने आप को इतनी पावर दे देता है कि जुडिशरी और विधान पालिका की पावर बहुत कम रह जाती है। तो जरूरी है कि उस देश में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर तीनों के पास अपनी अपनी पावर हो, तीनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करें। कोई भी इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से कम शक्तिशाली ना हो। ये नहीं कि वो दूसरी संस्थाएं एक संस्था के कठपुतली बन जाए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप हु विश टू इनहेंस देयर ओन पावर। वेल क्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन Well-crafted constitution fragment power in the society intelligently so that no single group can subvert the constitution। और इसके साथ ही ये भी है कि ना सिर्फ जुडिशरी जो मैंने सरकार के तीनों अंग बताए ये, बल्कि जो दूसरी संस्थाएं हैं, कोई भी सामुदायिक समूह है, भाषा ग्रुप है, धर्म का ग्रुप है, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन दूसरी इंस्टीट्यूशन की पर मोनोपोली स्थापित ना कर ले, मतलब उसका एक छत्र साम्राज्य स्थापित ना हो। जैसे कि हमारे देश में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल हॉरिजेंटली फ्रेगमेंट पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हमारे यहाँ इस तरह की पावर है। देखो ये समानांतर है ना, मैंने इस तरह पावर नहीं बनाई कि ऊपर एग्जेक्टिव है नीचे लेजिस्लेचर है। इस तरह की चार्ट बनाओ, यहाँ लेजिस्लेचर है, इसका मतलब यह मैं एग्जीक्यूटिव भी लिख सकती हूँ, यह एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है, और तीनों के पास ऐसी शक्तियाँ कि वो एक दूसरे पर प्रतिबंध भी लगाती हैं बट एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करती। एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक इलेक्शन कमीशन। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक इलेक्शन कमीशन है, 324 आर्टिकल में इसका जिक्र है संविधान में। और ये इलेक्शन कमीशन इतना ताकतवर है कि सरकारें आती जाती रहती हैं और इस पर कोई दबाव नहीं है कि एक सरकार जो बहुत पावरफुल है उसके फेवर में वो इलेक्शन करवा दे। हमारे यहाँ बहुत ताकतवर सरकारें भी चुनाव में हार जाती हैं। कारण ये है कि हमने जो इंस्टीट्यूशन बनाई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत मजबूत है। जैसे अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए, वहाँ का इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कर पाया। इतना डिफेक्शन और इतनी चीज़ें वहाँ हुई, एक दूसरे पे आरोप लगाए गए, एक दूसरे के पे ब्लेम लगाए गए, घृणा फैलाने की कोशिश की गई और चुनाव के नतीजे माने नहीं गए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। और बहुत दिनों तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो अब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे। तो हमारी जो संस्थाएं हैं वो बहुत मजबूत हैं, जो इलेक्शन कमीशन है या जुडिशरी है। Another important aspect of intelligent institution design is that a constitution must strike the right balance between certain value, norms and procedure as authoritative and at the same time allow enough flexibility in its operation to adapt to changing needs and circumstances। इसके साथ हमारे देश में ये है कि जो रूल एंड प्रोसीजर या अथॉरिटी जो हमने बना लिए हैं उनको टाइम और सिचुएशन के अनुसार हम बदल सकते हैं, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप अमेरिका का संविधान देखोगे 1787 से अब तक उसमें सिर्फ 26 संविधान संशोधन हुए। हमारे देश में 70 सालों में 102 के करीब संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो इसका मतलब
जैसे जैसे समय की ज़रूरत होती है, चेंज करने की ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम बदल देते हैं उसको। These were not men who agreed to each other. Sorry. उसके बाद है इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट। उसके बाद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या जो असेंबली है जो बनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग कौन थे। तो हमारे देश में तो जैसे मैंने बताया कि नेशनल मूवमेंट के जो नेता थे वो हमारे देश में क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ असेंबली दैट प्रोड्यूस इट। एन असेंबली एज डाइवर्स एज द कॉन्स्टिट्यूशन constitute assembly of India could be have functioned if there was no background consensus on the main principle of the constitution should enshrine this principle for। देखो हमारे देश में बहुत सेक्शन के लोग हैं और हमारी असेंबली में भी भिन्न भिन्न सेक्शंस के लोग हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, दलित, ओबीसीज, महिलाएं सब कुछ थी। इसके साथ साथ जरूरी है कि वो लोग कुछ वैल्यूज पे काम करें, मतलब जो प्रिंसिपल आइडियोलॉजी है वो सबकी एक जैसी होनी चाहिए। अगर भारत में ये है कि डेमोक्रेटिक देश होगा या भारत सोशलिस्ट कंट्री होगा या भारत सेकुलर कंट्री होगा, तो उस पर भिन्न भिन्न जो सोसाइटी के लोग हैं, डाइवर्स कम्युनिटीज से आए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो भी सहमत हों इस आइडिया से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देश में हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से बना, ये थोड़ी सी बातें उसके बारे में है। ठीक है, उसके बाद है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने पूरा बता दिया था कि 1946 में डिमांड आई थी संविधान बनने की। अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव के तहत हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली राज्यों की विधानसभाओं के जो मेंबर चुने हुए थे उन्होंने अपने में से मेंबर चुने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजे। शुरू में 389 सदस्य थे। ये 389 सदस्य जनसंख्या के आधार पर थे। लगभग 38 करोड़ हमारी जनसंख्या थी उस टाइम। तो 10 लाख के पीछे एक कैंडिडेट था। 389 में से पाकिस्तान जब अलग हुआ तो 299 थे सदस्य, और इन 299 में से जब साइन हुए भारत के संविधान पे वो 284 रह गए। सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि हमारे देश के संविधान के जो निर्माता, ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 58 देशों का अध्ययन किया, संविधानों का अध्ययन किया। जो चीज़ बेस्ट भारत के संविधान में लगी वो भारत के संविधान में अडॉप्ट की गई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हम अगले पेजों पे भी पढ़ेंगे। अब हम बैलेंस पढ़ते हैं कि जिस तरह से कार्टून में आपने देखा है, कार्ड्स में बैलेंस बिठाया गया है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, भिन्न भिन्न सेक्शन ऑफ ग्रुप्स, उनके इंटरेस्ट, उनके कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं और समाज के हित हैं, उनमें क्या है एक बैलेंस बिठाना है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस हैं जिससे एक संविधान की अथॉरिटी कायम होती है। ऐसे 3 कारण जिसके अनुसार पीपल जो हैं, लोग संविधान को अडॉप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले तो यही कि लोग कौन हैं जिसने संविधान बनाया। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द पावर वाज इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट वाज नॉट इजी ऑफ एनी ग्रुप टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। लोग इस बात में विश्वास रखते हों या लोगों को ये विश्वास हो कि जो संविधान में पावर का बंटवारा है वो किसी विशेष के लिए नहीं है, किसी विशेष को प्रिविलेज नहीं दिए गए हैं, विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं, और किसी भी कारण से जो पावर है वो किसी एक ग्रुप के हाथ में नहीं हो गई। तीसरी बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की होप, लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार हो, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले में या कॉन्स्टिट्यूशन में ये एबिलिटी हो
कि वो एक न्यायपूर्ण सोसाइटी की स्थापना कर सके। तो भारत में भी का संविधान इन बातों पर खरा उतरा है। इसके बाद है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। लेट अस फाइंड आउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। मतलब हम अपने संविधान को इन जो 3 फैक्टर्स हैं उसके आधार पर तोलते हैं कि हमारा संविधान इसमें सही बैठता है या नहीं। फॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहली बात तो आपने यही याद रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा बनाया गया। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो हमारी रही थी, मेन पार्टी थी, उसने डिमांड की थी अंग्रेजों से कि भारत का संविधान बनेगा तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो 6 दिसंबर को इसका गठन हुआ। पहली मीटिंग इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसके बाद एंड रीअसेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर डिवाइड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। मैंने बताया था क्या है, 389 सदस्य थे। पाकिस्तान आज बन गया 14 अगस्त 1947 को, तो दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन किया और रीऑर्गेनाइजेशन में 299 सदस्य इसमें रह गए थे। और इसमें जो लोग हैं, इट्स मेंबर वर चूजन बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, लोगों द्वारा चुने गए नेता नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ये ध्यान रखना है बात का, बार बार कह रही हूँ मैं। बल्कि वो मेंबर थे जो प्रोविजनल उस टाइम प्रोविंशियल का मतलब उस टाइम प्रांत होते थे। जैसे स्टेट बोलते ना राज्यों को, उस टाइम प्रोविंस बोलते थे। जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, जैसे आज भी हरियाणा पंजाब की विधानसभाएं उस टाइम भी होती थी, वहां के लोग चुने गए थे। 1946 में इलेक्शन हुए थे। उन लोगों ने ही उन जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने में से मेंबर्स को चुना था। और क्योंकि 1935 के एक्ट के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबलीज का चुनाव हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कमेटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। कैबिनेट समिति के द्वारा कैबिनेट मिशन आया था। शायद मैंने अगस्त प्रस्ताव बताया था, नहीं, अगस्त प्रस्ताव नहीं है, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। इससे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, बट वो विफल हो गया था। उस पर वार्ता नहीं सही ढंग से बन पाई थी, भारत के कुछ नेता उससे सहमत नहीं थे। कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी बनी थी। ये याद रखना कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस मिशन के तहत बनी थी, कैबिनेट मिशन के तहत। तो क्या था इसमें प्रोविजन? सबसे पहले प्रोविजन था ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ए ग्रुप ऑफ स्टेट वर अलॉटेड सीट proportional to their respective population roughly in the ratio of 10 lakhs। देखो, भारत उस टाइम 2 तरह के राज्यों में बटा हुआ था। एक तो प्रोविंस स्टेट थी, इसका मतलब है जिस पर अंग्रेजों का सीधा राज्य था, और दूसरे थे प्रिंसली, जिसमें राजा राज करते थे। उनसे पॉपुलेशन जो लोग हैं वो चुनकर आएंगे, और वो क्या होंगे, 10 लाख के पीछे एक कैंडिडेट होगा। एज ए रिजल्ट के रूप में प्रोविंस दैट वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे, उसमें से 292 सदस्य आए थे, जिसमें जो प्रोविंस थी जिनके चुनाव हुए थे। और 93 सीट्स थी वो राजा ने अपने आप भेजी थी। इनका चुनाव भी नहीं हुआ, इन्होंने राजा ने जिसे अच्छा लगा उसको भेज दिया। उसके बाद द सीट इन ईच प्रोविंस, हर प्रोविंस में से 3 कम्युनिटी के लोग आए, मुस्लिम, सिख और जनरल में हिंदू लोग लगा सकते हो आप, कि अगर सिख इतने % है तो उनका एक कैंडिडेट 2 कैंडिडेट आने चाहिए। इसी तरह मुस्लिम कैंडिडेट आए। मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन प्रोविंस लेजिस्लेचर असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोविंस के मान लो 80 लोग थे एक प्रोविंस असेंबली में, MLA बैठे थे, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली या मेंबर ऑफ प्रोविंस लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, अपने में से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि मान लो हरियाणा और पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली में 80 सदस्य थे, तो इन्होंने 8 लोगों को चुनना था या 10 लोगों को चुनना था, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जितने 80 हैं,
80 कैंडिडेट में से 10 चुनने हैं, तो हर कैंडिडेट के पास 8 वोट तो कम से कम होने चाहिए। ये आगे विधि हम समझाएंगे, तीसरा चैप्टर आएगा आपका, किस तरह से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और रिप्रेजेंटेशन होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन दिस केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइन द कंसल्टेशन। जो प्रिंसली स्टेट राजाओं द्वारा चुने गए वो सलाह सम्मति से चुने गए, मतलब उन पर कोई चुनाव नहीं हुआ। तो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें कुछ लोग इनडायरेक्ट रूप से चुनकर आए थे, कुछ को राजाओं ने भेजा था। ठीक है, तो बाकी कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।